हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम उसी पेपर का सेक्शन बी सॉल्व करते हैं और सेक्शन सी भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारा 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इवेल्युएट करना है हमें साइन ऑफ कोस इनवर्स ऑफ कोस 7π/6। तो अगर हम कोस इनवर्स की बात करें तो इसका हमें क्या पता है कि -1,1 हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और रेंज हो जाती है हमारी 0 to π के बीच में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू लाई करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोस इनवर्स से कोस एक दूसरे का काट दें तभी, क्योंकि इनवर्सेस हैं एक दूसरे के, तो आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा कॉम्पोजिशन। तो क्या आ रहा है 7π/6। अगर आप ये देखेंगे तो क्या ये क्या आ रहा है, पाई से बड़ा आ रहा है, मतलब ये इस रेंज में नहीं जा रहा है, तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखते हैं चेंजेस हमें क्या करने पड़ेंगे। तो देखिए, साइन कोस इनवर्स कोस 7π/6। 7π/6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस इनवर्स कोस पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, देन कोस यहाँ पर है पाई प्लस π/6, तो पाई में नो चेंज, कोस π/6 पाई प्लस, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, हम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो जगह माइनस कोस π/6 कोस इनवर्स साइन। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स जब अंदर एंगल में माइनस हो, पाथ फॉर ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ठीक है, हमें बोला है कि ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस लैम्डा बी का डॉट प्रोडक्ट विद सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें यही चीज यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए वेक्टर हमारे पास ये है, बी वेक्टर हमारे पास ये है, और सी वेक्टर हमारे पास ये है। तो चलिए ए डॉट सी निकालते हैं। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, आई कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर जे कैप का कोएफिशिएंट -3 है, यहाँ पर जे कैप है नहीं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस के कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमारा 2 है, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आ गया हमारा 8। ठीक है, अब निकालते हैं हम बी डॉट सी। तो क्या आएगा, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है। सो आई कैप का कोएफिशिएंट इसमें 0 है, इसमें 3 है, तो 0 हो गया, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट इसमें 4 है और इसमें 0 है, तो अगेन 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। के कैप का कोएफिशिएंट इसमें -2 है और इसमें 2 है, यानी क्या हो गया, -4 हो गया। तो वैल्यूज रख देते हैं हमारी। ए डॉट सी आया हमारे पास 8 -4 लैम्डा किसके बराबर है, 0 के बराबर। सो 4 लैम्डा किसके बराबर है, 8 के बराबर, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला है कि इफ ए कॉमा बी एंड सी बी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बोला है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर होते तो जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर बोला है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, मतलब एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सच दैट ए बी वेक्टर हमें दिया है ये है, और ए सी वेक्टर हमें दिया है ये। ए बी वेक्टर हमें दिया है और ए सी वेक्टर हमें दिया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, और इस ट्राइंगल का हमें ए बी वेक्टर भी पता है और ए सी वेक्टर भी पता है। तो हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकाल दें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ कर देंगे। अच्छा, मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आ जाएगा। क्लियर है, तो करिए। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालना है, तो ये आई कैप
जे कैप के कैप रखिए। ए बी वेक्टर कोएफिशिएंट 1 है, इसमें 2 है, इसमें -1 है। ए सी वेक्टर इसमें 2 है, ये -3 है और ये 0 है। ठीक है, तो क्या आ गया आई कैप इंटू 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -3 -1 सो क्या आ गया 3 और माइनस बाहर तो -3 आ गया, माइनस जे कैप इंटू 0 +2, ठीक है, प्लस के कैप इंटू के कैप के मल्टीप्लाई में आएगा -3 -4 यानी कि -7। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया -3 आई कैप -2 जे कैप और -7 के कैप। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जो ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स आए इनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर रूट हमारा क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये आ गया 9 + 4 + 49 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 9 9 18 18 और 4 22 हो जाएगा, 2 4 2 6 62 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 62 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आया हमारा, अभी तक सिर्फ ये आया, हमें इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है, समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या बोला है, डिटरमाइन द इंटरवल या इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 हमें दिया है इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला है। तो इंक्रीजिंग में हम f डैश इज इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट भी इंक्लूड करते हैं। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देता तो f डैश इज इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इंक्रीजिंग है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। f डैश x क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू पावर आगे आ जाएगी 3/2 और एक पावर कम हो जाएगी 3/2 -1, तो यह आएगा 1/2 -3 इंटू पावर आगे आ जाएगी तो 5/2 x 5/2 -1 एक पावर कम हो रही है तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 15/2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2। इसमें से x की पावर -1/2 भी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस x की पावर 1 माइनस x, यही बचेगा। ठीक है, अब f डैश x को इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे क्योंकि वो पॉसिबल पॉइंट्स है जहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मतलब अपनी चेंज कर रहा होगा टाइप। तो इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास। ठीक है, हमें बोला है कि हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से तो आगे ही बढ़ेंगे, हम 0 के पीछे वाले की बात नहीं करेंगे। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एक्चुअली हमारा 1/2 इंक्लूडेड है ना, स्क्वायर रूट इंक्लूड है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तभी हमारा स्क्वायर रूट रियल नंबर आएगा, वरना तो हमारा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड बन जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव के लिए। ओके, सो यहाँ पर 0 और 1 हमने ले लिया है। अब 0 और 1 के बीच में अगर हम 1/2 ले लें और यहाँ पर अगर मैं 2 ले लूँ, 2 पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, तो 1/2 अगर रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 पॉजिटिव आएगा। 1/2 का स्क्वायर रूट करेंगे वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, मतलब यहाँ पर हमारा f डैश क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में हमारा f डैश ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब इससे आगे हम चेक करेंगे तो हमारे पास 2 रख के चेक करेंगे, तो 15/2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 नेगेटिव आएगा। ठीक है, माइनस का 1 आ रहा है, और 2 रखेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ रही है टर्म, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव आ रही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आएगा, नेगेटिव टर्म। मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, f डैश लेस देन 0 आ रहा है। f डैश ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है,
और एफ डैश लेस देन 0 है, मतलब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। हमें पूछा है कि इंक्रीजिंग किस में है, तो 0 से 1 में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और 1 हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि एफ डैश वहां पर 0 हो रहा है और सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है। तो इंक्रीजिंग बोला है तो एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, 0 क्या इंक्लूड कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पर इन्होंने बोला कि x इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 एक्सक्लूड किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा आ गया, कहाँ से आ गया, 3D ज्योमेट्री क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो एंगल निकालने के लिए हमें डायरेक्शन रेशियोज पता होनी चाहिए लाइन की। डायरेक्शन रेशियोज पता लगाने के लिए हमारी जो लाइन गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन गिवन है लाइन की, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले वाली को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस 2/3 हो जाएगा इक्वल्स टू y प्लस 5/2 हो जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो z माइनस 1 और वो माइनस नीचे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 7/1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू y/2 हो जाएगा और यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो z माइनस 6/2 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज मुझे मिल गई, 3 है, 2 है, 6 है और इसमें 1 2 2, 3i कैप 2j कैप 6k कैप, राइट। तो यहाँ से फिर मुझे निकालना है एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो क्या करेंगे, सपोज हम इसको ए वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आई कैप हो जाएगा, पूरा लिखते हैं। इरेजर काम क्यों नहीं कर रही है, वेट अ मिनट। हाँ जी, देखिए हम कहाँ थे, हम लिख रहे थे इसकी डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर कि ये लाइन किसके पैरेलल है। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर हम लिख लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, राइट। बी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का magnitude। ठीक है, तो ए डॉट बी निकालिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12, 6 2 12 बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6 6 जा 36 का स्क्वायर रूट यानी 49। 36 प्लस 4 इज 40, 40 प्लस 9 इज 49, 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 3, 7 इंटू 3, तो ये आ गया 12 और 3 15 और 4 19, 19/21। तो कोस थीटा हमारा इसके बराबर है यानी थीटा हमारा आ जाएगा कोस इनवर्स 19/20। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया है डिफरेंशिएट x रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x log x। तो हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक का जैसे डेरिवेटिव करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस का, वही वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मैंने u नाम दिया है किसको, x रेज टू पावर x को। तो हम क्या करेंगे, लोग लगाएंगे दोनों तरफ, लोग u किसके बराबर आ जाएगा, लोग x रेज टू पावर x के बराबर आ जाएगा। तो लोग u किसके बराबर आ जाएगा, x लोग x के बराबर आ जाएगा। डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लोग u का डेरिवेटिव 1/u और u का डेरिवेटिव du अपॉन dx आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x एज इट इज लोग x का 1 अपॉन x प्लस लोग x एज इट इज और x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि 1/u du अपॉन dx किसके बराबर है, 1 प्लस लोग x के बराबर है। तो यहाँ से du अपॉन dx हमारे किसके बराबर आ गया, u इधर मल्टीप्लाई करेंगे, u की वैल्यू क्या थी, x रेज टू पावर x रख देंगे, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लोग x हमारा
डेरिवेटिव आ गया ऑफ फंक्शन u विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम v लेके चलते हैं, v हमारा है x log x, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज log x का 1 अपॉन x आ जाएगा प्लस log x एज इट इज और x का 1 हो जाएगा, तो dv अपॉन dx हमारे पास आ गया 1 प्लस log x। हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब हमें चाहिए du अपॉन dv। तो क्या करेंगे, du अपॉन dx को dv अपॉन dx से डिवाइड कर देंगे। du अपॉन dx हमारे पास आया है x रेज टू पावर x 1 प्लस log x, और dv अपॉन dx हमारे पास आया 1 प्लस log x। तो ये 1 प्लस log x से 1 प्लस log x कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू पावर x हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट में हमें पूछा है, हमें शो करना है इफ y इज इक्वल टू p cos ux प्लस q sin ux शो दैट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस u स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो हमें y दिया है, y हमें दिया है p cos ux प्लस q sin ux, सेकेंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, निकालते हैं। तो y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, p एज इट इज, p और q यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। cos ux का डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा माइनस माइनस u साइन माइनस u साइन ux, u क्यों आया, क्योंकि एंगल का भी डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा, चेन रूल लगेगा, प्लस q एज इट इज साइन ux का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ux और एंगल का ux का u, ठीक है। हमें डबल डेरिवेटिव निकालना, तो u डबल डैश किसके बराबर आएगा, माइनस u और p और q तीनों कांस्टेंट है, माइनस u p एज इट इज साइन यू एक्स का क्या हो जाएगा कोस यू एक्स, और यू एक्स का u आ जाएगा, तो u का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये u का स्क्वायर एज इट मतलब u एज इट इज, सॉरी, ठीक है, u एज इट इज q एज इट इज कोस यू एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन यू एक्स, और एंगल का u मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है। तो u डबल डैश हमारे पास क्या आ गया, माइनस यू स्क्वायर p कोस यू एक्स माइनस यू स्क्वायर q साइन यू एक्स। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ और यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा p कोस यू एक्स प्लस q साइन यू एक्स, ठीक है। p कोस यू एक्स प्लस q साइन यू एक्स, ये क्या है y है, तो y डबल डैश हमारा किसके बराबर आ गया, माइनस यू स्क्वायर y के बराबर आ गया। इसको इस तरफ लेके आइए, तो y डबल डैश हमारा प्लस यू स्क्वायर y किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। हमें यही प्रूव करना था, हेंस, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सेक्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ थिन मेटेलिक वायर इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग हैज इट्स एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। एक थिन मेटेलिक वायर है, सर्कुलर रिंग है, और जो उसने एरिया घेरा है वो यूनिफॉर्म रेट पर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है मतलब पॉजिटिव है, डी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज पॉजिटिव, क्योंकि इन्होंने बोला इंक्रीज हो रहा है एट ए यूनिफॉर्म रेट, एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि कांस्टेंट है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हम मान लेते हैं किसने दिया कि डी ए अपॉन डी टी हमें के दिया, के रेट से इंक्रीज हो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ए क्या लिया है हमने, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रिंग, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस सर्कुलर रिंग, ओके। शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस, मतलब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस, सी मैंने लिया सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग, varies inversely as the radius, varies inversely as the radius, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है सरकमफ्रेंस डिक्रीज हो रही है, और रेडियस घटेगी तो सरकमफ्रेंस बढ़ेगी, ये कहना चाह रहे हैं। रेट ऑफ चेंज, सॉरी, रेट ऑफ चेंज, नॉट सरकमफ्रेंस एग्जैक्टली, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, तो ये हमें दिखाना है,
तो सबसे पहले हमारा एरिया इंक्लूडेड है और सरकमफ्रेंस इंक्लूडेड है। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। हमें दिया है डी अपॉन डी टी, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कीजिए, डी ए अपॉन डी टी किसके बराबर आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, आर हमारा वेरिएबल है ना, क्योंकि सर्कुलर रिंग का एरिया एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो क्यों इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि रेडियस बढ़ रही होगी। आर यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, 2r, पावर आगे एक पावर कम, और डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है यहाँ तक। हमें बोला है कि डी अपॉन डी टी एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। के अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या दिखाना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस। तो पहले हम लिखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका रेट ऑफ चेंज मतलब इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ जाएगा डी सी अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू मैं यहाँ से रखूंगी, तो डी सी अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, 2 पाई के अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी सी अपॉन डी टी हमारे पास आ गया के अपॉन आर। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो डी सी अपॉन डी टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के, ठीक है। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, तो यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ग्राफिकली हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम प्लॉट करेंगे। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। चलिए देखते हैं। तो हमें मैक्सिमाइज करना है इसको, और हमें कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हैं ये, तो कॉन्स्ट्रेंट्स हम प्लॉट करते हैं। एक्स वाई, एक्स जब मैं 0 रखूंगी तो वाई आ जाएगा 1000, और जब मैं वाई 0 रखूंगी तो एक्स आ जाएगा 500, ठीक है। एक्स वाई, जब मैं एक्स 0 रखूंगी तो वाई आ जाएगा 800, और जब मैं वाई 0 रखूंगी तो एक्स आ जाएगा 800, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी है, तो हम जो है स्केल थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 100, 200, वाई पे बड़ा लेना पड़ेगा, सॉरी, 200 का गैप लेते हैं। इतनी बुरी लाइन है। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, ठीक है। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, ठीक है। प्लॉट करते हैं, 0 पर 1000, 0 पर 1000, 200, 400, 600, 800, 1000, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। 500 0, 200, 400, 600, 800, 500 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक तो लाइन हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। दूसरी हमें बोला है कि 0 800, 0 पर 800 मतलब यहाँ पर है हम लोग, और 800 पर 0 मतलब यहाँ पर है। एक लाइन हमारी ऐसे है, ठीक है। अच्छा, अभी कौन सा वाला रीजन कंसिडर करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर जब मैं 0 0 रखूंगी एक्स और वाई की जगह पर, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1000, ये ट्रू है, मतलब इसमें हम किसकी तरफ जाएंगे, टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएंगे, मतलब इसमें आएगा ये वाला रीजन,
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जब मैं 0 0 रखूंगी तो ये भी क्या आ रही, ट्रू हो रही है, तो मतलब इसमें भी हम टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएंगे, तो इसमें हमारे पास कौन सा रीजन होगा, ये वाला रीजन। ठीक है, तो हमारा कॉमन शेडेड रीजन कौन सा आ जाएगा, ये वाला रीजन। थोड़ा दूसरा, ठीक है। और हमें बोला है एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसिडर करें। ठीक है, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे आ गए 800, 0,800। देन हमारे पास आ गया एक 500,0। ठीक है, और एक हमारा ये है, अच्छा 0,0 है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन्स। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो इन दोनों को मैं क्या कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ गया x किसके बराबर आ गया, 200 के बराबर आ गया, तो x की वैल्यू 200 है, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अगर 200 रखेंगे तो ये 400 हो गया, y हो गया हमारा 600। तो बेसिकली ये पॉइंट आ गया हमारा 200,600, ये आ गया हमारा कॉर्नर पॉइंट। तो बाउंडेड रीजन है, कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स वैल्यू हम जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हम मैक्सिमाइज, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें रखेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट्स पर आ रही है, कौन से पॉइंट पर आ रही है। तो चलिए 0 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 आ रही है। अगर हम 0 800 रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखा है, यहाँ पर 800 रखा है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 8 3 जा 24, 240 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ रही है 240। अगर हम 500,0 रखेंगे तो यहाँ पर 500 रखेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 100, तो यहाँ आ जाएगा 200, यहाँ पर हमारी 200 आ रही है। जब हम 200 एंड 600 रखेंगे, x की वैल्यू 200 एंड y की वैल्यू 600 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 2 यानी कि 400 बाय 5 प्लस 600 इंटू 3 यानी 1800 बाय 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 80, तो ये हो गया 260। तो इनमें से सबसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कहाँ पर आ रही है, 260 आ रही है, कहाँ पर आ रही है, 200 एंड 600 पर आ रही है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 200 एंड y इज इक्वल्स टू 600 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखते हैं क्या बन रहा है हमारा। देखिए हमें दिया है y dx प्लस x माइनस वाई क्यूब dy इक्वल्स टू 0। x माइनस वाई क्यूब dy इसके बराबर हो जाएगा माइनस वाई dx के बराबर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हम यहाँ से अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम अगर dx बाई डी वाई रेसिप्रोकल कर दे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई क्यूब बाई, सही लिखा है ना मैंने, y आ जाएगा, माइनस ऊपर ले जाते ही माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो dx अपॉन डी वाई हमारे पास हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो हमारा पी एक्स क्या बन रहा है, पी वाई क्या बन रहा है हमारा 1/y, और क्यू वाई क्या बन रहा है वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन गई, एक
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि होता है e raised to power integration of p dy. So e raised to power integration of 1 upon y dy, e raised to power log y, तो क्या आ जाएगा y। ठीक है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया y। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू इनटू एक्स हो जाएगा, बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y इंटू क्यू वाई यानी वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास y डॉट एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब का इंटीग्रेशन यानी y की पावर 4/4 हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास y³ बाय 4 प्लस सी अपॉन y। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें अगेन हमें इंटीग्रेशन करना है। एक मिनट रुकिए, देखिए इंटीग्रेशन करना है हमें x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स का। तो 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x माइनस साइन एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx का इंटीग्रेशन करना है। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर ले लेते हैं x, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकती हूँ, माइनस 1/2 यहाँ से भी बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो साइन एक्स बाय 2, एक साइन एक्स बाय 2 कट जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स बाय 2 बाय साइन एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा, कोट एक्स बाय 2 डी। ठीक है, अब हम इसको आइलेट लगा के सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हैं, मतलब कि ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको पहला नाम देंगे, इसको दूसरा नंबर देंगे, प्रेफरेंस सेकंड हो जाएगी। पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स बाय 2 और एंगल क्या है x/2, उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो यहाँ पर 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी कि कोट x/2 और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो 2 आ गया। ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट x/2 dx। तो ये जो 1/2 है ये भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स कोट x/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट x/2 dx। और यहाँ पर हमारे पास है, अच्छा यहाँ पर ओके, डेरिवेटिव जब सॉरी इंटीग्रेशन जब हमने किया कोसेकेंट स्क्वायर x/2 का, तो वो क्या होता है, माइनस कोट x/2 होता है, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट x/2 dx, तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कोट x/2। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा।
क्लियर है, प्लस सी। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का ही बी पार्ट में दिया है कि इंटीग्रेशन हमें निकालना है 0 to 2 और 1/√x² + 2x + 3। इसमें हमें क्या दिख रहा है, रूट के अंदर नीचे हमें कुछ टर्म दिख रही है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे और देखेंगे कौन सा जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटीग्रेशन था उसमें से कौन सी फॉर्म बनी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन 0 to 2 1/√x² + 2x+। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत है नहीं। जो x का कोएफिशिएंट है यानी 2 उसका हाफ ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 1/√x² + 2x + 1 - 1 + 3। ठीक है, dx। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 1/x² + 2x + 1 क्या बन जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर और -1 + 3 तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, dx। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ऑफ द फॉर्म 1/x² + a² टाइप का। ठीक है, a क्या है यहाँ पर, √2, मैं लिखूंगी √2 का स्क्वायर। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है लोग मोड x, यानी कि x+1 है यहाँ पर हमारा, प्लस अंडर रूट, यही वाली टर्म दोबारा से लिखेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी। अच्छा प्लस सी नहीं रखेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या है, लिमिट है 0 to 2, तो 2 रखेंगे एक बार, -0 रखेंगे। तो जब 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लोग मोड 2+1। अच्छा यहाँ पर x+1 था और x का जो, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 आएगा, 1 से डिवाइड करना था तो एज इट इज रहेगा। अच्छा 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 2+1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2+1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 + 2 यानी 11 हो जाएगा, तो √11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लोग 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, प्लस यहाँ पर 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 2 यानी 3, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लोग m माइनस लोग m, तो डिवाइड हो जाएंगे, लोग 3 + √11/1 + √, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी का। अच्छा 30th क्वेश्चन में क्या दिया है, अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, हमारे पास एक डाई है जिसको हमने फेंका है और उसमें जो ए इवेंट है वो हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। बी इवेंट है अकरिंग ऑफ 3 एंड 5, सी इवेंट है 2 3 4 5 आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट सी हैज अकर्ड, सी पहले ही हो चुका है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना चाहें तो क्या आएगी, पॉसिबल ना, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, पॉसिबल आउटकम्स 6, क्या आ गई 1/2 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स हैं 2, पॉसिबल है 6, मतलब टोटल आउटकम्स हैं 6, तो ये आ जाएगी 1/3। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ जाएगी, फेवरेबल हमारे पास 4 हैं और टोटल 6 हैं, तो हमारे पास आ गई 2/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, जब हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ए और सी में कॉमन क्या है, 2 है और 5 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगी, फेवरेबल कितने हैं, 2 हैं, पॉसिबल मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं, तो क्या आ गई 1/3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 5 बनेगा, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए बी एंड सी टुगेदर क्या है हमारे पास, फेवरेबल 1 है और टोटल आउटकम 6 है, तो 1/6। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या आ रही है, 1/3 आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ रही है, 2/3 आ रही है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आगे 1/2। देन हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए, तो वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या है, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ए क्या है, 1/2, तो ये आ गई हमारी 2/3। क्लियर है। देन हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय सी। ठीक है, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये क्या है हमारी 1/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 2/3, तो ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आगे 2/2 यानी कि 1। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सच दैट सी हैज अ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आएगा बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। या तो ये निकाल लीजिए या क्या कीजिए, ए यूनियन बी निकालिए, क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 5, 1 2 3। इसका इंटरसेक्शन कीजिए किसके साथ, सी के साथ, तो अब निकालिए आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 5, तो आंसर आ जाएगा 2 3 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने, 3, पॉसिबल टोटल आउटकम 6, तो 1/2, तो ये आ गया 1/2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, 2/3, तो ये आ जाएगी हमारे पास 3/4। ठीक है, क्लियर है। ओके, अच्छा इसमें हमने गड़बड़ कर दी है, ये 2 नीचे आएगा, सो 1/4 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा, 1/4 आएगा, मैं भी सोच रही 1 कैसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी का बी पार्ट है। इसी के बी पार्ट में हमें क्या दिया है कि अ बुक्स कंटेन्स 6 कार्ड्स, कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, 1 to 6 हमारे पास नंबर। हाँ तो देखिए बी पार्ट हम देखते हैं, 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए हैं कार्ड पर। अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू पिक अप 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स उठाने हैं 1 by 1 आफ्टर रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक के बाद एक रिप्लेसमेंट के बाद कार्ड उठाने हैं, मतलब कि एक उठाया उसको वापस रखेंगे फिर दूसरा उठाएंगे। ठीक है, तो 1 1 2 बार आने के चांसेस हैं, 5 5 रिपीट होने के भी चांसेस हैं। एंड नोट डाउन द नंबर्स ऑन द कार्ड, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 कार्ड्स एज 10। ठीक है, जो कार्ड्स पर नंबर लिखे हुए हैं उनका सम जो है वो 10 आ जाए। हमारे पास जो कार्ड्स पर नंबर लिखे हुए हैं वो सिर्फ 1 to 6 के बीच में लिखे हुए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो देखो 1 उठाया, 1 निकला पहले, फिर दूसरा भी 1 निकल जाए, 1 निकला, फिर दूसरा 2 निकल जाए, 1 निकला, दूसरा 3 निकल जाए, तो बेसिकली आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हो कि आपने 2 डाई थ्रो किए हैं। ठीक है, और हमें बोला है कि सम ऑफ जो हमारा ऊपर आ रहा है डाई हमने थ्रो किए, तो जो हमारा फेस हमें दिख रहा है उन पर जो दिखे उनका जो सम है वो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉसिबिलिटी है कि 5 5 आ गया हो, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 4 6 आ गया हो, फिर 6 4 आ गया हो। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, 2 के साथ क्या कोई पेयर बन सकता है, नहीं, 2 के साथ बनेगा हमारा, अगर हमें 10 बनाना है तो 8
8 तो है ही नहीं किसी कार्ड पर लिखा हुआ। 3 के साथ बनेगा 7, 7 भी किसी पर नहीं लिखा हुआ। 1 के साथ बनेगा 9, वो भी किसी पर नहीं लिखा हुआ। तो यही 3 केसेस हो सकते हैं, 5 5 का, 4 6 का और 6 4 का। ठीक है, तो ए इवेंट क्या होगा कि अगर हमारे पास 5 5 आ जाए, या फिर हमारे पास 4 6 आ जाए, या फिर हमारे पास 6 4 आ जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की? फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 1 बाय, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, बी इवेंट है हमारा, द नंबर ऑफ द इवेंट ऑफ अ नंबर अदर देन 4 ऑन द फर्स्ट कार्ड सेलेक्टेड। जो पहला कार्ड हमने उठाया है उस पर 4 के अलावा कोई और नंबर। ठीक है, पहला कार्ड जो उठाया उस पर 4 के अलावा कुछ और नंबर। तो हमें 2 कार्ड्स उठाने हैं। ऐसे अगर हम देखें, जो डाई का हमारा होता है 36 हमारी पॉसिबिलिटीज आती है, तो उसमें से हमें 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6 वाली पॉसिबिलिटी हटानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पहले कार्ड पर 4 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो टोटल 36 में से हमें ये 6 हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे बी इवेंट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी? 30/36, यानी कि 5/6। ठीक है, हमें बोला है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी यानी कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बताओ? ए हो और बी भी हो, सोचिए। ए होना मतलब कि सम जो है वो क्या होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए हमारा 10 होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी की, 5 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है। और बी क्या कह रहा है कि पहले कार्ड पर 4 नहीं होना चाहिए। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो हट जाएगी ए इंटरसेक्शन बी में, ये बच जाएगी और ये बच जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारी क्या आ जाएगी, 2/36। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/18। क्लियर है? नाउ हमें बताना है कि जो ये दोनों इवेंट्स हैं क्या वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। इंडिपेंडेंट जब अगर होते हैं दो इवेंट्स, तो हमने क्या देखा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाता है। यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 1/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा है हमारा 1/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रहा है हमारा 5.6। यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड निकाले तो वो आ रही है 1/18, और राइट हैंड साइड अगर हम निकालना चाहें तो वो आ रही है 5/72। ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि लेट 3 टॉयज ए बी एंड सी बी प्लेस्ड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन पर रखे हुए हैं। इफ द पोजीशन वेक्टर हमें दिया है पॉइंट ए का, पॉइंट बी का, पॉइंट सी का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ए है, बोला स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है, और इनके हमें पोजीशन वेक्टर दिए हैं। ये हमें दिया है 55। मैं इसको ए कैप, सॉरी यहाँ तो ए दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 55 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ये हो जाएगा हमारा 5 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ए आई कैप माइनस 52 जे कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर दिए हैं,
तो एक तो क्या तरीका है कि आप हमें दिया है स्ट्रेट लाइन में है, मतलब कि जो एरिया अगर हम निकालना चाहें ट्राइंगल का, जो जिसकी वर्टिसेस ए बी सी हैं, तो उसका एरिया 0 आना चाहिए। तो एक तो आप वेक्टर से जा सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि 0 के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कहाँ है। तो बेसिकली मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 55 कॉमा -2 लिख सकती हूँ, बी को मैं 5 कॉमा 8 लिख सकती हूँ, और सी को मैं ए कॉमा -52 लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो आई जे सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही है। ठीक है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट से भी जा सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट में भी पढ़ा था हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल, वहां पर स्ट्रेट लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 55 -2 5 8 ए -52 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और उसका हाफ कर देंगे। तो ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें बोला कि ए बी सी जो है वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा हम वेक्टर वाले तरीके से जाने की कोशिश करते हैं। वेक्टर वाले से अगर हम जाना चाहें तो हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए इसके साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं ए बी वेक्टर निकालती हूँ और ए सी वेक्टर निकालती हूँ। ठीक है, ए बी वेक्टर क्या आएगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन। ठीक है, बी का पोजीशन वेक्टर है ये और ए का पोजीशन वेक्टर है ये, इसमें से ये माइनस करना है। तो 5 -55 क्या हो जाएगा, -50 आई कैप, 8 -2 तो 8 + 2 यानी कि 10 जे कैप। ठीक है, हम यहाँ पर को इनिशियल वेक्टर्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि इनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ऑब्वियसली, एंड उसका हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर क्या दिया है, 0 दिया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ए सी निकालते हैं, तो ए सी क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो इसमें से ये माइनस करेंगे, सो ये आ जाएगा ए -55 आई कैप और 52 -52 +2 तो आ जाएगा -50। तो हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर, सॉरी, दो साइड्स के को इनिशियल साइड्स की वेक्टर आ गए। तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे अब, मतलब कि हम निकालना चाहते हैं ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और 1/2 करेंगे और उसको 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो निकालिए आई कैप जे कैप के कैप, ये आ गया हमारे पास -50 10 0, यहाँ पर आ गया हमारे पास a -55 -50 0। ठीक है, तो क्या आएगा, आई कैप इंटू 0 -0 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप इंटू 0 0 0 हो जाएगा, प्लस के कैप इंटू -50 इंटू -50 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2500 हो जाएगा, एंड देन -10 टाइम्स a -50। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर हमारे पास बन गया 2500 -10a +550। ठीक है, ठीक है, ये आया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 5 5 5 10 हो जाएगा, 3050 -10a इंटू के कैप। ठीक है, अब ये क्या आया, ये आया हमारा ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा 3050 -10 ए। मैग्नीट्यूड का क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, और हमें क्या दिया है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब कि कोलिनियर है, कोलिनियर है मतलब एरिया 0 है। ये क्या आया, एरिया आया उस ट्राइंगल का जिसकी वर्टिसेस ए बी सी है। तो
हमें क्या करना है 1/2 3050 माइनस 10a को किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से आ गया 3050 माइनस 10a बराबर 0, यानी कि हमारे पास आ गया कि 10a किसके बराबर है 3050 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 305 क्लियर है। तो यहाँ पर a हमारा आ गया 305। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का बी पार्ट। उसमें हमें क्या करना है, हमें ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर दिया है, और तीनों हमें क्या दिए हैं कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, और हमें प्रूव करना है इस इनइक्वालिटी को। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें इसमें क्या क्या दिया, हमें दिया है कि जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है, वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, और वेक्टर सी है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। यूनिट वेक्टर्स है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम ये लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया है दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी। एक वेक्टर को जब उसी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। इसको ही सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम लिखना चाहेंगे बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 बी वेक्टर डॉट सी। ठीक है, ऐसे ही आप सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, हाँ पता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 प्लस सी, यहाँ पर अगेन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया तो 1, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी। यही आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने होंगे 6, 6 माइनस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो टर्म आ रही है 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसकी हमें निकालनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर सकती है। इसके लिए हम देखते हैं कि ए वेक्टर, ये जो टर्म है ये आपको कहाँ दिखती है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर अगर हम कंसिडर करें तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, प्लस 2 टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ये हो गया 3 प्लस 2 ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर -3। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको इधर लाने के बजाय आप ये देखो कि ये जो है ये क्या है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मतलब ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये हमारी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ठीक है, 3 को इधर लेके चले गए हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ ट्वाइस हो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होगा लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 3 से। ठीक है, अब इसमें हमें 6 और चाहिए, 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये +6 करेंगे तो यहाँ क्या बन गया, 9 बन गया। तो हमें जो दिखाना था वो हमने दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है, समझ आया।